बड़ा मजा आ रहा है। ये जब से अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान मंदिर के गर्भगृह के नीचे से प्राचीन मंदिर के जो सबूत निकल रहे हैं। एक कंस्ट्रक्शन क्रू जो है, जो राम मंदिर बनाने की तैयारी कर रहा था, उन्होंने 5 फुट का एक शिवलिंग, 7 पिलर ब्लैक टच स्टोन के, 6 पिलर रेड सैंडस्टोन के और कई देवी देवताओं की मूर्तियां पाई हैं। अब इससे ये सवाल उठता है कि यार अगर एक मामूली कंस्ट्रक्शन क्रू को इतना सारा सबूत मिल गया मंदिर का राम जन्मभूमि की साइट पर, तब इतने साल क्यों लग गए, इतने दशक क्यों लग गए इस साइट को हिंदुओं को वापस लौटाने को? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे उन इतिहासकारों की जिन्होंने विकृत इतिहास की आड़ में भगवान राम को, उनके गृह और उनके भक्तों को उनके तीर्थ से वंचित रखा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहासकारों का एक दल, जिसमें रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा और एस गोपाल प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि विवादित स्थल पर 19वीं शताब्दी से पहले किसी भी हिंदू मंदिर के विध्वंस का कोई भी उल्लेख नहीं है और वास्तविकता में अयोध्या एक प्राचीन बौद्ध जैन केंद्र था। बाद में इस दल में कई और वामपंथी इतिहासकार जुड़े, जिनमें इरफान हबीब, आर.एस. शर्मा, अतहर अली, डी.एन. झा और सूरज भान प्रमुख थे और इस प्रकार यह दल और भी विशाल और प्रभावशाली बना। डॉक्टर मोहम्मद आगे कहते हैं, इन्हीं के कारण भारत का मुस्लिम समुदाय, जो तब तक राम जन्मभूमि स्थल पर मस्जिद निर्माण का हठ छोड़ विषय को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का निर्णय कर चुका था, उनका एकाएक हृदय परिवर्तन हुआ और पुनः मस्जिद बनाने की हठ पर उनका पुनरागमन। राकेश सिन्हा साहब और डॉक्टर संबित पात्रा साहब बहुत भाषण करते हैं आप लोग, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, अगर फैसला हमारे हक में आया तो आप क्या करेंगे? नहीं आएगा ना। मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर यहीं बनेगा, मैं बनाऊंगा मंदिर। वाह कुणाल भाई वाह, आपने कहा, आप कहते रहे कि भाई मंदिर वहीं बनेगा, वहीं बनेगा, वहीं बनेगा। जोश देखिए इनका, पैशन देखिए इनका। भाई ने कहा मंदिर वहीं बनेगा और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई मंदिर वहीं बनेगा। अगर आप सभी चाहते थे तो मंदिर का रास्ता अब तक क्यों प्रशस्त नहीं होता था? क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी कोर्ट में केस न चले इसके लिए रोड़े अटकाते। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल निर्लज्ज होकर देश की सर्वोच्च अदालत में कहे थे कि अभी मत चलाइए, 2019 के बाद चलाइए। इन लोगों ने दशकों से लटकाया हुआ था। कांग्रेस अगर चाहती तो उसका समाधान निकाल सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की ही परवाह की। बाबरी मस्जिद के नीचे एक स्ट्रक्चर जरूर था, एक अन इस्लामिक स्ट्रक्चर जरूर था, लेकिन यह प्रूव नहीं हुआ कि वो मंदिर था एक्चुअली में। तो जब करतारपुर की खबर आई तो तापसी पन्नू जी ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर बन गया, अब शुक्राना की प्रार्थना शुरू की जाए। और जब राम मंदिर का जजमेंट आया तो तापसी पन्नू जी कहती हैं, हो गया, बस अब धो लो। और उसके बाद बेचारे ऑल्ट न्यूज के जो फाउंडर हैं प्रतीक सिन्हा, वो कहते हैं 2017 जो है 25 साल हो गए अब राम मंदिर को, कब बनेगा राम मंदिर? फिर कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे कब बनेगा राम मंदिर। फिर कह रहे हैं देखिए इतने साल हो गए राम मंदिर करते हुए, कब बनेगा राम मंदिर? और फिर जब राम मंदिर बन गया उसके बाद ये आके कह रहे हैं कि ये घोर अन्याय है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। क्या राम से बार बार धोखेबाजी कांग्रेस का कल्चर है? 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, यूपीए सरकार ने दावा किया कि राम आस्था के केंद्र तो है पर ऐतिहासिक नहीं। बाद में जब इस पर बहुत बवाल हुआ, विवाद हुआ, तो ये हलफनामा सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन बाद में भी जो हलफनामा दायर किया उसमें राम सेतु के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि इसको साइंटिफिक तरीके से खोजने का कोई तरीका ही हमारे पास मौजूद नहीं हो सकता। मस्जिद वही हमारी मस्जिद है, हमारी रहेगी और क्या बदला जरूर लेंगे। हाँ, बदला जरूर लेंगे। किस हिसाब का बदला? ऐसा मंदिर जैसे उन्होंने जबरदस्ती किया उसमें मैं भी करूंगा। आज ने मेरे पास वो पावर नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, 50 साल बाद आएगा, इसका बदला लेंगे। राम मंदिर के मामले में तो भाजपा में बना रही है आवाम जमाने से, यही कहते रहते हैं, एक कहता है दूसरा ना कहता है, और जितनी सरकारें करती कुछ है। ये ना राम के भक्त है ना राष्ट्र के भक्त।
इसके पहले भी राम के नाम पे इन्हें सरकार मिली थी अटल जी के समय। सत्ता में आते इन्होंने कहा कि राम मंदिर से हमसे कोई मतलब नहीं। सरकार उनकी है, रिमोट कंट्रोल चालक वो है, तो क्यों नहीं बन रहा है ये मंदिर? सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने अयोध्या प्रकरण के राजनीतिक प्रभाव की याद दिलाई और सुनवाई को 8 फरवरी तक रोकने में कामयाब हो गए। ये कपिल सिब्बल का स्पेसिफिक बयान था कोर्ट को कि जो भी सुनवाई हो जून 2019 के बाद। कांग्रेस ने हिंदुओं को बार बार धोखा दिया। मार्च 2007 में राहुल गांधी ने कहा था कि गांधी फैमिली होती तो हम कभी भी बाबरी को गिरने नहीं देते, मंदिर बनने का तो सवाल ही नहीं है। सितंबर 2007 में जब राम सेतु को तोड़ने की बात चल रही थी तो उस समय कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि राम का कोई भी हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है तो राम सेतु को तोड़ा जा सकता है, यानी राम सेतु को हम मार्ग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं चाहे वो टूट भी जाए। 2007 में ही कांग्रेस की सरकार में सहयोगी करुणानिधि का बयान आया था कि राम ने राम सेतु बनाया था, इसका भैया प्रूफ कहां है। 2018 में शशि थरूर का बयान आया था कि कोई भी अच्छा हिंदू बाबरी साइट पर मंदिर नहीं बनाना चाहेगा। जनवरी 2019 आ जाता है और मणिशंकर अय्यर आ जाते हैं अपने बयान के साथ। बयानवीर बयान के साथ आता है और बयान देता है कि दशरथ के पास 10,000 कमरे थे, तो कैसे पता कि राम का जन्म कहां हुआ था। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे? मंदिर वही बनाने का क्या मतलब बना? I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. मस्जिद बननी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मस्जिद थी पहले, वो तो मस्जिद ही बनेगी। बाबर ने बनवाई थी मस्जिद। उसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताएंगे? बाबर के कुछ मालूम नहीं, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हमें। बेकार हम आपसे कहें तो उससे कोई फायदा नहीं। तो सबको मालूम है कि ऐसा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। सब बेकार की बात है। एएसआई की रिपोर्ट ही बेकार है। वो सब बेकार की बात है। एक बात सुनिए आप, यहाँ पे मैं खोद कर कोई चीज भी गाड़ दूँ और फिर 3 महीने के बाद में 4 महीने के बाद में उसे खोदूंगा तो निकलेगी वो चीज। जब ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया तो कोई साउथ इंडिया का लेफ्टिस्ट है वो आकर कह रहा था कि पूरा का पूरा साउथ इंडिया ये सोच रहा है कि अरे भाई ये रामलला है कौन। और फिर उसके बाद एक ट्विटर पे हैंडल है MRV चेन्नई, तो भाई चेन्नई से कोई साउथ इंडियन आदमी ही है। उन्होंने फिर आके कहा साउथ इंडिया में कौन? राम, रमन, रामचंद्रन, राममूर्ति, रामकृष्णन, रामनाथन, रामस्वामी, सीतारमन, कोथंड रमन, कल्याण रमन, पत्तभी रमन, शिव रमन, दशरथ रमन, जय रमन, श्री राम, राघवन, रामभद्रन, रामदास, जानकी राम। इतने सारे तो नाम हैं जो सिर्फ श्री राम के नाम के ऊपर रखे गए हैं साउथ इंडिया में। राजदीप सरदेसाई क्या बयान दे रहे हैं वो जरा सुनिए। Is it a majoritarian judgment, not a majority judgment? Well, I don't know. No, but Rajdeep, that's a very unfair comment. Yes. 5 अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ये मेजॉरिटी जो समुदाय है उसके लिए ये डिसीजन दिया गया है, ये मेजॉरिटी डिसीजन नहीं है। यानी कि जो जजेस थे उन्होंने मेजॉरिटी में डिसीजन नहीं दिया। जो 5 जजेस थे जिन्होंने डिसीजन दिया है उनमें से एक जज हैं मिस्टर बोबड़े। उनका इंटरव्यू लिया था राजदीप सरदेसाई ने करीब 1 हफ्ते पहले। उसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे वो जरा देखिए। Justice resigned, so clearly she saw it as an attempt to try and sideline or downsize her. I am not commenting on that. And she apparently took a strong, she had a strong verdict against the government of the day in her previous tenure, and so it is being interpreted. That's the reason she has been cut. She didn't say that. She didn't say that. You're saying that's my interpretation. Yeah, that's not true. So you deny the perception that political pressure on the judiciary is increasing? Yes. Completely. I deny, yes. That in none of these major cases has anybody tried to put pressure on the judicial law. Whether it's Kashmir, whether it's Ayodhya, no question of pressure. Kashmir is not even decided yet. No, not decided, I know. But is there pressure to defer? It is being kept for hearing. Yeah, sure. So, but has there been any pressure to sort of defer it, delay it, or day-to-day hearings on Ayodhya? No pressure from the state. Day-to-day hearing, there was no choice. Yes, but I'm saying no. The state hasn't put pressure. I want this. I don't know where you get this from in the first place, that somebody's put pressure on the Supreme Court. You see, there is this case which has been pending since 1949 in the judicial system, about 10-11 years before the Supreme Court. It is raked up every time there is an election in the offing. People don't want this case to be heard before an election. So the court started hearing it after the elections are over. Where is the pressure? You know, I take your point. I'm just telling you what is the gossip in gossip, and that worries me. That even the nature of the gossip, कि ये तो मामला तो settled हो गया. What worries me is that people gossip about these things.
Or speculate. Let me use the word speculate. Speculate would be the right word rather than gossip. But to speculate about such a major judgment as if this judge is going to go this way, this judge is going to, does that trouble you? No. द वायर ने छापा कैसे अयोध्या फेथ और कॉमन सेंस के बीच की लड़ाई है। इमेज दिखाई गई बाबरी पर चढ़े हुए राम भक्तों की, किसकी भावनाएं भड़काई जा रही थी आप खुद सोचिए। 9 बजे 8:30 बजे के बाद 9 बज जाते हैं, तो 9 बजे इन्होंने दिसंबर 1992 यानी दिसंबर 1992 के फोटोज दिखाने शुरू कर दिए। किस प्रकार के फोटोज दिख रहे होंगे आप सोच सकते हैं, और किसकी भावनाएं ये भड़का रहे हैं आप खुद ही सोच लीजिए। इसके बाद 13 मिनट बाद ही 9:13 पर द वायर लिख रहा था कि बाबरी का गिरना एक फिजिकल एक्ट था, पर वो एक मैसेज भी देता है एक विशेष समुदाय को कि अब उनकी हर इंपॉर्टेंट चीज जो है इंक्लूडिंग उनकी लाइफ उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। किसकी भावनाएं भड़का रहे थे आप खुद सोच लीजिए। 9:30 बज जाते हैं और वायर लिखता है कि अयोध्या सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अयोध्या के अंदर अयोध्या मुद्दे पर वायलेंस हुआ था, इसके अलावा अयोध्या का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पिक्चर दिखाई जाती है बाबरी की। के मोहम्मद ने तो फिर हमें यहाँ तक बताया कि उस समय इतना एविडेंस था राम जन्मभूमि के मंदिर का कि मुस्लिम कम्युनिटी ये भी सोच रही थी कि हम हिंदू कम्युनिटी के साथ एक सेटलमेंट करते हैं ताकि ये जमीन उनको वापस लौटा दी जाए। लेकिन भाई क्या करें, हमारे जो सेक्युलर हिस्टोरियन है उनसे ये हजम तो होने नहीं वाला था। तो उस समय कुछ बड़े बड़े हिस्टोरियंस थे जैसे सूरज भान, अतर अली, RS शर्मा और DN झा। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखा जिसको कहते थे बाबरी मॉस्क और रामा's बर्थ प्लेस, हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द इंडियन नेशन। और ये रिपोर्ट उन्होंने उस समय के यूनियन होम मिनिस्टर को सबमिट की। ये रिपोर्ट बेसिकली ये कहता था कि कोई भी एविडेंस नहीं है कि इस मस्जिद को एक मंदिर के ऊपर बनाया गया है, जैसे कि रोमिला थापड़, जैसे कि इरफान हबीब, जैसे कि सतीश चंद्र, इस तरह के बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने भी इस रिपोर्ट को सपोर्ट किया और मुस्लिम कम्युनिटी के कान में ये झूठ भरा कि यहाँ पर कोई भी हिंदू मंदिर नहीं है। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इतना सारा हिंदू मंदिर का एविडेंस प्रोवाइड किया तब उन्होंने कहानी फिर से बदल दी और उन्होंने कहा कि भाई ये हिंदू मंदिर नहीं है, ये तो एक्चुअली एक बुद्धिस्ट जैन सेंटर हुआ करता था। यहाँ पर कोई हिंदू मंदिर नहीं हुआ करता था। कब आओगे मेरे द्वार, राम भाई तुम राम को तो पहचानते ही नहीं हो। राम तो विश्व का राम है, और अगर वो विश्व का राम है तो तुम उसको अयोध्या में क्यों बंद करना चाहते हो? Is Ram going to come back from the heaven and give farmers something better? Or the unemployed will disappear in one day because Ram is coming? मैं आज ये मांग करता हूँ कि ये 4-5 एकड़ जमीन अगर DDA रविदास समाज को दे दे तो दिल्ली सरकार की 100 एकड़ जमीन मैं केंद्र सरकार को दे दूंगा। ये मंदिर और मस्जिद के भुलावे में रह गए, ये देश 15वीं सदी के अंदर पहुंच जाएगा। इनके चक्कर में मत पड़ना। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। दोस्तों 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था उस समय भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता, लेकिन उस समय भी ये हिस्टोरियन उठ के आ गया और उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल जजमेंट है और इस जजमेंट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। और फिर ये लोग जो हिस्टोरियन थे ये इतने तगड़े तरीके से कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं है। तो जब इनको कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन किया गया तो इन्होंने जो जवाब दिए इस क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बड़े इंटरेस्टिंग थे। तो सूरज भान जो इस रिपोर्ट के को ऑथर थे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने पर बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मिडीवल पीरियड के बारे में कुछ खास नहीं पता है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं टेंपल आर्किटेक्चर की हिस्ट्री में एक्सपर्ट नहीं हूँ। अबे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? तो ये जो इन्होंने डॉक्यूमेंट लिखा है, ये जो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की यूनियन होम मिनिस्टर, उसमें इन्होंने कहा है कि जो ASI ने फाइंडिंग्स की हैं वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि ये कैसे गलत है तो उन्होंने बोला कि ये जो मुस्लिम साइड है वो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डाल रही थी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। तो बीबी लाल की जो ASI की फाइंडिंग्स है इनको हमने पढ़ा भी नहीं। देखते ही पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है। तो ये जो सारे जो वामपंथी इतिहासकार और जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी, ये तमाम एमिनेंट हिस्टोरियंस, ये तो गायब हो गए, लेकिन अपने कुछ टुटपुंजिए फॉलोअर्स को जो है सामने कर दिया। सबसे बड़ा नाम इसमें जफरयाब जिलानी साहब का है, वो वकील हैं। उन्होंने आकर एक नया बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो अचानक से जो
हिस्टोरिकल एविडेंसेस निकल रहे हैं, ये दरअसल एविडेंसेस नहीं है, ये तो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने वहां रख दिया है और इसलिए तमाशा किया जा रहा है कि ताकि बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जा सके।